तो चलिए बात पांचवें चरण के रण को लेकर, जहां पांचवें चरण का मतदान लगातार जारी है और लगातार तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है। तमाम बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। इसी के साथ वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से लगातार तमाम मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गजों द्वारा, तमाम अभिनेता हो, राजनेता हो, तमाम ये लोग अपील करते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने घरों से निकले और अपने प्रतिनिधि को खुद चुने। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, जो कि लगातार प्रयास कर रही है कि एक बार फिर से इस सीट से जीत दर्ज की जा सके। आपको बता दें कि यहां से केएल शर्मा चुनावी मैदान में है। विपक्ष यानी कांग्रेस की ओर से लगातार उनका भी पूरा प्रयास है किसी तरीके से अपने इस गढ़ को एक बार फिर से हासिल किया जा सके। और इसी के साथ स्मृति ईरानी जिस तरीके से ललकारती नजर आ रही थी राहुल गांधी को इस सीट से कि यहां से आकर चुनाव लड़े, बिना वायनाड जाए। हालांकि राहुल गांधी ने फैसला यह किया कि वायनाड के साथ उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया और अमेठी से केएल शर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया। अब देखना होगा किस तरीके से यहां का चुनावी रण देखने को मिलता है। तो चलिए मत प्रतिशत की भी बात कर लेते हैं। 3 बजे तक का आंकड़ा साफ हो चुका है। बिहार की बात करें तो 3 बजे तक 45.33% मतदान हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर मतदान हो रहा है तो 3 बजे तक 44.90% मतदान हुआ है। झारखंड की बात करेंगे तो 3 बजे तक 53.90% मतदान हो चुके हैं। लद्दाख में 3 बजे तक का आंकड़ा यह कहता है कि 61.26% मतदान हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 3 बजे तक 38.77% मतदान हुआ है। ओडिशा में 3 बजे तक 48 मतदान हो चुका है। तो 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और तमाम प्रदेशों में इस वक्त क्या मत प्रतिशत है 3 बजे तक का, वो आंकड़ा भी आपको दे रहे हैं। तो देखिए 5वें चरण के मतदान में लगातार जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो 4 चरण बीत चुके हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा मतदान प्रतिशत 5वें चरण में नजर आ रहा है। क्योंकि ये तो 3 बजे तक का आंकड़ा है, अभी 2 घंटे और बाकी है और माना जा रहा है कि 60% से ज्यादा ये मतदान जा सकते हैं, जो शायद तमाम पार्टियों के लिए चेहरे पर मुस्कान भी लाती है। और इसी के साथ ये वोटिंग प्रतिशत भी आपको लगातार बता रहे। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 47.55% मतदान हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो 62.72% मतदान हुआ है। 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और लद्दाख अब तक इस वोटिंग प्रतिशत में सबसे आगे दिखता नजर आ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार तमाम सीटों पर क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान प्रतिशत आपको बता दें। अमेठी में 3 बजे तक 45.1। तो देखिए 5वें चरण की ये महा कवरेज जारी है। पल पल की अपडेट भी आपको दे रहे हैं और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पल्लवी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसके साथ ही डॉक्टर अनु प्रसाद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभात जी आपके साथ करूंगी क्योंकि आप 5वें चरण की बात हो रही है। चरण दर चरण हम देख रहे हैं कि जो जनता का रुझान है वो किस ओर जा रहा है और कहीं ना कहीं ये साफ भी हो गया होगा अब तक कि सत्ता पर काबिज कौन होने वाला है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे 5वें चरण के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है, अभी तक जो रुझान है उसके आधार पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतदाता अब निकल कर बाहर आ रहा है और उसे ये एहसास हो रहा है कि जो वोटिंग टर्नआउट कम हुआ था वो हमें अब अपनी मतदान की जो भागीदारी वो सुनिश्चित करनी है। देर शाम तक जब परिणाम अंतिम स्थिति में ऐसा लगता है कि जो ये वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है क्योंकि उसके लिए मुफीद हो सकता है। क्योंकि ये जो 14 सीटों का जो चरण का चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें जीतकर अपने 14 में 13 सीटें उन्होंने जीती थी 2019 में। तो अब ऐसी स्थिति में लखनऊ जो एक बहुत बड़ी अच्छी सीट है जिसे राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत और कितनी बड़ी होगी ये एक बस
कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से लखनऊ के लिए एक डेवलपमेंट किया, विकास किया, और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब के साथ जिस तरीके से उनको हर वर्ग का वोट मिलता है, चाहे वो माइनॉरिटी वोट हो, क्योंकि चौक एक गढ़ है यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। इसी तरह रायबरेली और अमेठी में जिस तरीके से पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि क्या राहुल गांधी अपनी रायबरेली सीट इस बार कितने मार्जिन से जीत पाएंगे, या स्मृति ईरानी का जो पिछला मार्जिन था वो बढ़ेगा। तो ये जो 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। अवध का क्षेत्र है ये, और अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि मतदाता अब जो उत्साहित होकर मतदान करने जा रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, गर्मी का मौसम है। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर निकल रहा है और अपने ईवीएम तक जा रहा है, तो ये एक लोकतंत्र के लिए एक सुखद क्षण है। अब देखना ये होगा कि कितना टर्नआउट बढ़ा है, 2%, 3% अगर बढ़ता है टर्नआउट वोट का, तो निश्चित तौर पे ये 5वें चरण में ये कहा जा सकता है कि मतदाता एक उत्साहित होकर वोट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये 49 सीटों का ये मतदान है, उसमें महाराष्ट्र में भी 13 सीटों में चुनाव हो रहा है, 14 पे यूपी में हो रहा है, बिहार का भी मत प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो रायबरेली और अमेठी और लखनऊ, ये 3 सीटें जो हैं ये निश्चित तौर पे एक लोगों के केंद्र बिंदु में है कि आखिर राजनाथ सिंह की जो जीत है वो क्या बड़ी जीत होगी या मार्जिन उनका कितना बढ़ेगा। और वही जो राहुल गांधी को लेके पिछले ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से किसका वोट मार्जिन कितना बढ़ता है। 4 तारीख को ये सब कुछ साफ हो जाएगा। पल्लवी जी, आपके पास आते हुए, पल्लवी जी, जैसे कि रायबरेली सीट का हम जिक्र कर रहे थे कि रायबरेली सीट जिस पर आप लगातार ये निशाना साध रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से न लड़कर रायबरेली चले गए, लेकिन जो अमेठी से केएल शर्मा को उतारने का जो मास्टर मूव कांग्रेस कह रही, जिसे आप लगातार निशाना साध रहे हैं कि राहुल गांधी यहां से चले गए इस सीट को छोड़कर, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, हम पहले से पता था केएल शर्मा को हम यहां से उतारेंगे। अब ये तो स्ट्रैटेजी तो पार्टी वाइज वेरी करती है ना, उनकी स्ट्रैटेजी है वो उतार रहे हैं किसी और को, लेकिन आपका ये कहना कि वो छोड़कर भाग रहे हैं। अमेठी में जो 2019 में हुआ था, राहुल गांधी वायनाड चले गए थे और उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपने भी देखा 2019 के बाद वो कितनी बार अमेठी गए। या केएल, ठीक है, केएल शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं कि उनको लड़ना था, कितनी बार वो अमेठी गए। आपने कितनी बार जनता से बात करने की कोशिश की कि हमें आगे चल के यदि आपको इलेक्शन लड़ना है 2024 में, तो आपने कितनी बार जनता से बात की कि क्या ऐसा हो गया कि हमें आपने नहीं जिताया। तो ये सब बेबुनियाद बातें, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी नहीं है, अल्टीमेटली होता है ना कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से, कई पीढ़ियों से आप वहां लड़ते आ रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो खड़ा करना ही था। तो इन्होंने केएल शर्मा जी को कहते ना स्केप गोट बना देना, क्योंकि किसको खड़ा करें। अगर आप खड़े होंगे, आप पिछली बार इतने जीती हार चुके हैं, उसके बाद आपने जनता को अपना मुंह तक नहीं दिखाया, तो किस बेसिस पे आप जनता के सामने जाएंगे। तो उन्होंने बस उनको खड़ा कर दिया वहां पे और खुद चले गए जिसको अपनी सुरक्षित सीट मानते हैं, रायबरेली। उन्होंने, आपको पता ही है, सोनिया गांधी जी पहले ही राज्यसभा, राजस्थान के थ्रू राज्यसभा चली गई, तो वो सीट उन्होंने खाली कर दी। तो अल्टीमेटली वहां पे कौन आएगा? परिवार का ही कोई एक सदस्य आएगा। बातें चल रही थी वाड्रा जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे। अल्टीमेटली राहुल गांधी जी ने सोचा चलो यहाँ से ही लड़ लेते हैं, क्योंकि वायनाड में भी उनकी स्थिति सही नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं से तो इलेक्शन लड़ना ही था। यहाँ से नहीं जीतेंगे तो कहीं से, पिछली बार भी वो 2 जगह से उन्होंने इलेक्शन में खड़े थे। तो यही रीजन है, कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं है, सिर्फ हार के डर से अमेठी नहीं गए और रायबरेली को अपनी सुरक्षित सीट मानते हैं, इस वजह से इस बार वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपके पास आते हुए, क्योंकि 5वां चरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इस दौरान चुनाव प्रचार किया और जनता का भरपूर समर्थन भी हमने देखा कि किस तरह मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये समीकरण, क्या ये रणनीति, क्या ये साथ इस तमाम एनडीए की सीटों को झटकने में कामयाब होगा? रितु जी, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन बता रही थी कि कौन डर रहा है, चले गए, डर का आलम तो इनके ये है
एक महिला पहलवानों के उत्पीड़न का आरोपी और जिसका कहता था कि दबदबा है दबदबा रहेगा, उसके सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी सहित घुटने टेक दिए और इतने सब जिसके ऊपर चार्जशीट लगी, पूरे देश में इशू बना और हमारी बहनों के ऊपर किस तरह का उसने अत्याचार किया था, वो सड़क पर बैठना पड़ा, उसके बेटे को इनको टिकट देना पड़ा। तो ये तो अपना चेहरा चाल चरित्र भाजपा ने उजागर कर दिया कि महिला विरोधी। हम आते हैं जो ये 14 सीटों का चुनाव आज हो रहा है 5वें चरण में। उत्तर प्रदेश की जनता ने, वैसे तो पूरे देश में माहौल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने और विशेष रूप से नौजवानों और युवाओं ने 2014 में जो मोदी जी ने वादा किया था कि हम 20 करोड़ नौकरियां देंगे किसानों की, जो तमाम मुद्दे थे, जो उस समय नौजवान 18 साल का रहा होगा, 28 हो गया, जो 24 साल था और 34 साल हो गया, तमाम नौजवान, करोड़ों नौजवान तो अपना ओवर एज हो गए नौकरियों से, भर्तियां नहीं, लगातार जो नियुक्तियों के का इन्होंने विज्ञापन जारी भी किया, उनके पेपर लीक हो गए, जिनका किसी का गलती से एक आध परीक्षा भी कराए उसका आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए। तो इन्होंने तो नौजवानों के साथ जो ठगी की थी उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो इनका नारा था, देखिए इनके जबान से गायब हो गया, अब की बात 400 पार, तो उन नौजवानों ने उस 400 पार को 400 हार में बदल दिया। रही इन 14 सीटों की बात, इन 14 सीटों में भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि राजनाथ सिंह जी लखनऊ के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और एक भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक भी इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, लखनऊ को कुछ मिला नहीं। जनता गुस्से में है, लेकिन हो सकता है कि वहां लड़ाई हो। बाकी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप, जमानत कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को बचाना मुश्किल होगा। और ये तय कर दिया है कि अब की इन्होंने स्मृति ईरानी का अमेठी के लोगों ने टिकट कटा दिया है, वो भी दिल्ली का नहीं, बॉम्बे का, कि आप जाके पुनः अपना जो फिल्म इंडस्ट्री में थी वहां काम करिए। और जनता ने मोदी जी का टिकट गुजरात के लिए काट दिया है। ठीक है, अन्नू जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से अभी स्थिति उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो कांग्रेस के लिए अपनी जमीन तलाशना और साथ ही अगर कोई भी सीट कामयाब होती है कांग्रेस निकालने में तो उसके लिए वो संजीवनी के बराबर है। खासकर आपको रायबरेली सीट भी बचानी है। सबसे पहले आप सभी लोग नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत पुरानी और बहुत ही ज्यादा उसकी जमीन आज भी उतनी मजबूत है, चाहे आप पूरे भारत के हर एक कोने में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। और सिर्फ एक सीट की नहीं, हम पूरी गठबंधन की सीट को जीत रहे हैं। और ये हमारी बीजेपी की प्रवक्ता जी कह रही थी कि वायनाड में भी राहुल जी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद इनको अपने सर्वे का आंकड़ा थोड़ा सा फिर एक बार जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि वायनाड ही नहीं, राहुल जी का हर तरफ बहुत ज्यादा दबदबा होता जा रहा है। जब से उन्होंने दो अपने यात्राओं को निकाला है, जनता उनसे भावनात्मक तौर से जुड़ रही है। और रही बात रायबरेली या अमेठी की, देखिए जाहिर सी बात है कि अब सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अब स्वास्थ्य रूप को सही नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव में बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत इधर जगह जगह जाना पड़ता है। अब उनकी ना उम्र रही है ना उनका स्वास्थ्य सही है, तो इस वजह से उन्होंने वो अपनी सीट को छोड़ दिया कि वो वहां नहीं लड़ पाएंगी। तो वहां पर एक भावनात्मक तौर पे कि माँ की सीट से बेटा लड़े, ये जनता की भी इच्छा थी। और अमेठी की जहां तक बात करें, ये जो कह रही है कि केएल शर्मा जी जो वहां पे कभी अमेठी में गए नहीं, कभी जमीनी स्तर पे उतरे नहीं, तो वो ये आज से नहीं, वो 40 साल से जब से सोनिया गांधी जी राजनीति में उतरी, वो तब से उनकी परछाई बन के वहां पे थे और आज भी वो जमीन स्तर पे है। वो अमेठी के रग रग से वाकिफ है। और ये जो वर्तमान जो वहां पे सांसद है स्मृति ईरानी जी, जरा इनसे बीजेपी प्रवक्ता जी से जरा पूछिए कि जो उन्होंने गोद लिया, जो उनका गांव था, उसकी हालत क्या है। और ये हम नहीं कह रहे, हमें तो खुद रिपोर्टिंग से इतने अच्छे तरीके से पता चली कि वहां पे जो उनका गोद लिया गांव, वहां पे शौचालय तक नहीं है, वहां की नालियां नहीं बन पाई है, शौचालय की टंकी खुली हुई है, टूटी फूटी है। तो ये जो बर्बरता जो अमेठी की जो स्मृति ईरानी जी ने किया है ना, उसका हिसाब जनता
चुनाव में। लेकिन अनु जी आप कह रही हैं कि न्याय यात्रा निकाली, राहुल जी का डंका पूरे देश में बज रहा है, फिर अमेठी छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मैंने उसमें इतने सालों में अमेठी वासियों ने आपको मौका दिया और उसके बाद अगर एक झटके में नया कैंडिडेट आकर उस मौके को छीन लेता है, तो क्या ये माना ना जाए कि इतने सालों से गांधी परिवार में अमेठी में काम नहीं किया, इसलिए जनता ने दूसरा विकल्प चुनने का प्रयास किया? और अगर इतनी ही कॉन्फिडेंस कांग्रेस है तो अमेठी से अगर उतरते राहुल गांधी तो शायद जनता का प्यार एक बार फिर से उनको मिलता। देखिए, अभी आपने जितना प्रश्न किया ना, इसका जवाब मैंने अपनी इन बातों में ही दिया था। आपने कहा कि एक झटके में एक नया कैंडिडेट, वो कोई नया कैंडिडेट नहीं है और ना ही अमेठी उनके लिए नया है। वो वहां से बहुत लंबे समय से, जब से सोनिया गांधी जी चुनाव में उतरी, वो तब से वहां पे लगे हुए हैं और वहां पर लगातार वो अमेठी की जनता से जुड़े हुए हैं। और रही बात अमेठी छोड़ के स्मृति ईरानी की बात कर रही हूँ, अनु जी मैं स्मृति ईरानी की बात कर रही हूँ कि उन्होंने 2014 में हार स्वीकार करने के बाद वहां मौजूद रही और 2019 में उन्होंने जीत हासिल की है। जो सीट आपकी परंपरागत रही, 1900 से चली आ रही आपकी सीट, अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति बाहर का आकर झटक लेता है तो किसके काम पर सवाल खड़े होते हैं, मुझे ये बताइए। देखिए, अगर आप स्मृति ईरानी जी की बात कर रही हैं कि वो एक बार हार के बाद भी वहां लगी रहे, तो स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल अंतर तो है, राहुल गांधी जी पूरे भारत को देख रहे हैं, वो भारत के पूरे कांग्रेस की टीम को लीड कर रहे हैं और वो जगह जगह उनको प्रचार प्रसार करना है। और वो साउथ में भी लगे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश इधर भी लगे हुए हैं। तो स्मृति ईरानी जी और उनमें हम कोई तालमेल बैठा ही नहीं सकते। वो अपने क्षेत्र को तो संभाल नहीं पाए। बिल्कुल अनु जी, और मुझे लगता है कि तालमेल अगर शायद अपने संसदीय क्षेत्र में ही बैठा लेते तो कांग्रेस को सिमटना नहीं पड़ता। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी एक बड़े तौर पर आ सकती थी, वो आपके ही कह सकते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में कितनी सिमटती जा रही है, वो आप बखूबी जानते हैं। फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए, तमाम चर्चाएं और भी करेंगे, तमाम सीटों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है, जहां पर तमाम वोटिंग प्रतिशत भी हमने आपको बताया 3 बजे तक आखिर क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है। लद्दाख में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है और लगातार तमाम मतदाताओं से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 8 राज्यों की 49 सीटों पर ये मतदान किया जा रहा है, जहां कुछ ही समय बाकी है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसी के साथ पीयूष गोयल वहां से चुनावी मैदान में है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है और 5वें चरण में किसका पलड़ा होगा भारी, ये तो देखने वाली बात होगी। ईवीएम में सबकी तकदीर का फैसला जो है वो कैद हो जाएगा और 4 जून को सबकी किस्मत का फैसला जो है वो सामने आएगा। इसी के साथ तमाम दिग्गज जो है वो लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व मतदान जरूर करें और सुबह सुबह भी तमाम अभिनेता हो, राजनेता हो, पहले ही घंटे में वो मतदान करने के लिए पहुंचे। अपने उंगली पर अमिट स्याही का निशान दिखाते हुए सभी को वो नजर आए और ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील तमाम जनता से कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे, तमाम जनता से यही अपील की जा रही है। तो चलिए एक बार लौटेंगे फिर से विशेष चर्चा पर। पल्लवी सिंह जी आपके पास आते हुए, देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से हमने देखा कि कैसरगंज सीट की अगर हम बात कर ले, कैसरगंज सीट से आपने उनके ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दिया, करण सिंह भूषण को यहाँ से टिकट दिया गया है। जिस तरीके से ब्रिजभूषण का एक नाम था, सिर्फ इस वजह से काटा गया क्योंकि वो थोड़े यौन शोषण के मामले में ज्यादा घिरते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया। उनके बेटे को टिकट देने का आपका यही मतलब था कि जो ब्रिजभूषण का एक वर्चस्व कायम है तमाम आसपास के इलाकों में, चाहे हम अयोध्या की बात कर ले, बस्ती की बात कर ले, जो वर्चस्व उनका कायम है वो करण, तो उसका फायदा उनके बेटे को मिलता हुआ आपको लग रहा है कि मिल पाएगा वो फायदा? दिया गया क्योंकि उनके पिताजी का वहां पे वर्चस्व है। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यदि किसी कोई अगर अपराधी अभी वो घोषित नहीं हुए हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनके
बिल्कुल जो भी है सबकी सामने है, FIR हो चुकी है। तो उनके अगर कहीं नहीं लिखा हुआ कि यदि पिता में कोई कमी है तो पुत्र में भी वो कमी होगी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और उनके बेटे की एक अच्छी साफ सुथरी छवि है, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है कहीं भी, नॉट इवन अ सिंगल। और उसके अलावा वो एक सामाजिक व्यक्ति है, बहुत सारे सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, तो उनकी एक अलग पहचान है समाज में। उनके आधार पर, उसके आधार पे उनको टिकट दिया गया है वहां पे। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए मोदी जी हमारा एक ब्रांड चेहरा है, और पूरे ये जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन मेनली प्रदेश के लिए नहीं होते हैं, ये राष्ट्र हित के लिए इलेक्शंस होते हैं। और जो भी मुद्दे होते हैं वो राष्ट्र से रिलेटेड होते हैं। तो सारी जनता जानती है कि हमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा कौन प्रोवाइड करा सकता है, कौन हमारे देश को विकसित भारत की तरफ ले जा सकता है, ये सारे मुद्दे हैं, उस पे वोट पड़ते हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 400 सीट के पार आ रही है, और ये सारे मुद्दे हैं उस पे बिल्कुल, और जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल फिट है उसके लिए, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। लेकिन पल्लवी जी, बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, दूसरी तरफ अगर ब्रजभूषण नहीं तो उनके बेटे करण भूषण को टिकट देना, ये कहां तक सही है? अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम शहजादों को मौका नहीं देंगे, दो शहजादे आकर तमाम बातें कर रहे हैं, तो आप भी तो शहजादों को मौका दे रहे हैं। ब्रजभूषण की आप बता रहे हैं, कोर्ट ने तो ये कह दिया है ना, यौन शोषण को लेकर उसने बयान तो दे दिया है ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कदम बीजेपी के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल भी ब्रजभूषण सिंह की वजह से उनको टिकट नहीं मिला है। दोनों अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, दोनों का अलग एक समाज में। बता दीजिए, करण भूषण कौन कौन से चुनाव में नजर आए, कहां चुनाव लड़ा? करण भूषण की जो जमीनी राजनीतिक जमीन है वो क्या है? जब आप सवाल खड़े करते हैं कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हैं, तमाम पार्टियों के बेटों पर सवाल खड़े करते हैं, तो अपने भी गिरबान में झांक कर देखने की ये जरूरत है कि अगर एक पर यौन शोषण जैसा, ये कोई नॉर्मल, कोई मामूली सा कोई केस नहीं हुआ है, कितना बवाल इस केस को हुआ, जिस पर बीजेपी ने लगातार चुप्पी साधी रही, राजधानी दिल्ली में कितना कुछ आंदोलन देखने को मिला, और उसके बाद अगर वो आरोप सच की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर कोर्ट इस पर अपना एक्शन ले रहा है, तो बीजेपी इससे पीछे क्यों हट रही है? देखिए, बिल्कुल जो गलत है वो गलत है, गलत चीज को मैं सही नहीं कह रही, उस पे कोर्ट अपना काम कर रहा है, पर उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को गलत ठहराना वो गलत है। ठीक है, फिर तो आपको, मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने वक्तव्य को भी वापस ले लेना चाहिए। शहजादों को मौका बीजेपी भी देती है, कांग्रेस भी देती है, तमाम पार्टियां भी देती हैं। देखिए, अगर परिवार की बात करें, कांग्रेस का परिवारवाद और समाजवादी के परिवारवाद को आप बीजेपी से कंपेयर नहीं कर सकते। अरे पल्लवी पटेल जी, पल्लवी सिंह जी, माफ कीजिएगा, कितनी बार यही बयान देंगे? बीजेपी से जब पूछो तो यही कहेंगे हमारे परिवारवाद की भाषा अलग है, दूसरे के परिवारवाद की भाषा अलग है। आप लोग यही परिवारवाद कर करके ऐसे कोई नहीं आगे बढ़ गया है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और आ जाकर राजा बन जाता है। यही परिवारवाद बढ़ाने के लिए एक एक कदम ही बहुत ज्यादा होते हैं। 30 साल पुराना कार्यकर्ता भी लखनऊ में मेयर बन सकता है। आप यहाँ पे बताइए, कांग्रेस में आपने देखा होगा कि एक क्या कैसरगंज में कोई और कैंडिडेट नहीं था इस काबिल? क्या कैसरगंज में कोई और कैंडिडेट नहीं था इस काबिल कि आपको ब्रजभूषण, जो आरोप जिनके ऊपर सिद्ध हो रहे हैं, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के बेटे को टिकट देने के अलावा क्या कैसरगंज में बीजेपी के पास कोई और उम्मीदवार नहीं बचा है? साफ सुथरे व्यक्तित्व के, जिसका जनाधार अच्छा है, उसको दिया गया है टिकट। और पल्लवी जी, माला पहनाना बंद कर दीजिए, ब्रजभूषण जी के परिवार को माला पहनाना बंद कर दीजिए। हो गई बीजेपी ने जो किया। उनके पुत्र अलग हैं, आप पुत्र और पिता को एक नहीं कह सकते हैं। किसी के पिता ने काम किया है, पुत्र ने नहीं किया है, तो पुत्र ने, मुझे लगता है कि अभी तक कोई काम ही नहीं किया है। अब आपने मौका दिया है तो शायद आगे काम करने के काबिल वो हो जाएंगे। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपके पास वो इस समय है और काम कर रहे हैं। और आप परिवारवाद मुझे आप बताने तो दीजिए, मैं आपको कुछ बताने वाली थी। बताइए। आपने यहाँ पे देखा, अभी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे लखनऊ में, तो परिवारवाद की बात की जाती तो किसी भी परिवार के सदस्य को टंडन जी के दे दिया जाता टिकट, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को दिया गया जो जमीनी स्तर से कांग्रेस बीजेपी के साथ सदियों से जुड़ा हुआ है और वहां पे लग के काम कर रहा है, लोगों से जाके मिलता है।
लोग ने बोला कि उनको ठीक से जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, परंतु कार्यकर्ता को मौका दिया गया। परिवारवाद को बढ़ावा बीजेपी नहीं देती। कांग्रेस पार्टी ने कि उसमें एक परिवार के सारे लोग, शुरुआत होती है नेहरू परिवार से और अभी तक खत्म नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार के 5 लोग टिकट लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप प्लीज नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कार्यकर्ताओं को बराबर मौका दिया जाता है, जो जिस तरीके का जिस श्रेणी में आता है उसको उस तरीके से आगे ले जाया जाता है। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपके पास आते हुए, चूंकि जब जब चुनाव प्रचार होते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव की बात होती है तो वो बात करते हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, परीक्षा में हो रही तमाम धांधलेबाजी की बात होती है। वही जब आपके साथ राहुल गांधी मौजूद हैं, वो संविधान लेकर खड़े हो जाते हैं, किताब लेकर कि इसे बचाना है, इसे करना है, 400 पार नहीं होने देना है। आपको नहीं लगता कि शायद इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव तो अपने मुद्दों के साथ अड़े हुए हैं और वो वही फैक्ट बात कर रहे हैं जो जनता जिससे जूझ रही है, लेकिन उस बीच संविधान का रोना रोना, आरक्षण खत्म करने का रोना रोना, और समाजवादी पार्टी उसी राग में अपने भी राग मिलाते हुए नजर आ रही है। जी, महंगाई, बेरोजगारी, न्याय के साथ साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर देना चाहती है, इनके तमाम एमपी जो चुनाव में है इस समय संसद के 2024 के, उनके बयान भारतीय संविधान को बदलने वाले हैं। तो राहुल जी के भी बयान उतने ही प्रासंगिक है जितने ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब मैं आता हूँ, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रही थी, महिमा मंडन कर रही थी, एक यौन शोषण के आरोपी जिसने कहा कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, जिसको आना हो आए। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दिए, उसके बेटे को दिया और एक बेटे को विधायक बनाया है। परिवारवाद की बात कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह और तीसरे को लॉन्च करने के लिए उत्तर अभी जो शहर पश्चिम लखनऊ का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें टिकट दे दिया एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी तक भाजपा में नहीं था, सरकार में आने के पहले तक दूसरे दल में थे। इस तरह की बात। इनके परिवार बाद अमित शाह का परिवार और जयशाह का परिवार क्या है, बीएस येदियुरप्पा का, उनका बेटा राघवेंद्र का, और अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, एक लंबी लिस्ट है। कहिए तो मैं गिरा दूं 20, 25, 30 लोगों का नाम जो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी आकंठ परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब आते हैं सवाल अमेठी की हो रही थी। अमेठी और सही पूरे प्रदेश में या देश के अन्य हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के जो भूरे बादल फैला रखे थे 14 के बाद से, उसको फैलाने का प्रयास करते करते अमेठी 2019 के चुनाव में फंस गई। वहां के लोग उस भूरे बादल को देख करके भ्रम में आ गए। वो पूरी तरह धुंध कट गया है। और अमेठी में काम की बात कर रहे थे। अमेठी के अंदर चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे हम लोग की समाजवादी पार्टी रही हो, मैंने हमारे एलआई रहे हो, उनके समय में चाहे एचएएल रही हो, चाहे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रहा हो, चाहे इंडो गल्फ रहा हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट रहा हो, इस तरह एक सैकड़े से अधिक करीब 182 इंडस्ट्रीज अमेठी के अंदर है, जिनमें से कई को भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में कई बंद भी हो गई। एक भी कंपनी, फैक्ट्री का नाम स्मृति ईरानी जी, केंद्र सरकार के भारी भरकम मंत्री, प्रधानमंत्री जी के नजदीकी अमेठी लोकसभा के अंदर स्थापित नहीं करा पाई, ये दावे से बता रहा हूं। और अमेठी में केवल काम करने की जगह पर वो फिल्मी पर्दे का डायलॉग अमेठी की जनता को सुनाती रही, धमकाती रही, जिसका परिणाम है कि जनता ने उनको यहां से वापस मुंबई भेजने का मन बना लिया है। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि वापस भेजने का मन बनाया है या फिर उन्हें वापस से सांसद बनाने का मन बनाया है। आपके पास आते हुए केसी पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केसी पंडित जी, देखिए जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे वोट प्रतिशत की, वोट प्रतिशत जो अब तक 3 बजे तक सामने है वो हम लगातार दर्शकों को बताया, और इस वोट प्रतिशत में देखने को मिला है कि लद्दाख का वोट प्रतिशत जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र की बात करी जाए, मुंबई की बात करी जाए, ये वो राज्य है जिनकी मिसाल दी जाती है विकास के लिए, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में क्यों पिछड़ते नजर आ रहे हैं? इसका मूल कारण है जनता की निरस्ता। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी सभी पार्टियां लगभग जनता के मुद्दे से पीछे हो गई। मैनिफेस्टो आप किसी का भी देख लीजिए, वादे तो बहुत बड़े बने हैं, लेकिन रोड मैप किसी ने नहीं। रोड मैप के बगैर ये वादे पूरे होंगे कि नहीं होंगे, जनता असमंजस में है। और पिछले कई कांग्रेस के टाइम हो या एनडीए के टाइम पर हो, हमेशा आप देखिए जो मध्यम वर्ग है उसके लिए किसी के पास कुछ नहीं होता। हर पार्टी हमेशा सिर्फ
अपनी सरकार ये केंद्र सरकार बनाने के लिए जातिवाद, धर्म, यहाँ इन मुद्दों पर ही रहती है। अपना वोट बैंक सिर्फ वो उसका ध्यान रहता है अपना वोट बैंक मेरा कहाँ हो, लेकिन देश का विकास तब होगा जब नीचे से ऊपर तक हर व्यक्ति को समान अधिकार के रूप में देखा जाए। जो असमानता, कहने को है कि असमानता नहीं, हम समानता लाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी की नियत ऐसी कतई भाई नहीं। अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो ले लीजिए, सिर्फ लोक लुभावन है। अब उस लोक लुभावन में आप देखिए क्या रोड मैप उन्होंने दिया कि 1 लाख रुपए वो हर गरीब परिवार की महिला में डालेंगे। कहां से डालेंगे? जनता के ऊपर बोझ कहां से डालेंगे? कोई रोड मैप है? आज हमारी जीडीपी में 54% तो चला जाता है सिर्फ किसका? लोन का, उसका इंटरेस्ट देने की। इवन नए आंकड़े तो ये आए हैं कि अभी हम लोन चुकाने के लिए और लोन ले। अब जो बचा हमारा 46%, उस 46% में हम विकास करेंगे कि ये मुफ्त की फ्री भी देंगे। अगर हम मुफ्त की फ्री, जो पूरे आंकड़े आ रहे हैं लगभग 15 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ का राजस्व के ऊपर कुछ पड़ेगा। अब ये 15 लाख 16 लाख करोड़ कहां से आएंगे? जनता के ऊपर टैक्स लगती है या गवर्नमेंट ने बताया कि मेरी सरकार बनेगी तो ये हम 16 लाख करोड़ रुपए कहां से कमाएंगे? तो इन सब कारणों से अब पब्लिक को लगने लगा है कि आते हैं, बोलते हैं, जाते हैं और मध्यम वर्ग के लिए कुछ है नहीं। इसकी वजह से नई पीढ़ी अपने आप को, आज जब से इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वो अमेरिका देखती है, वो इंग्लैंड देखती है और यहाँ हम अभी भी सन 57-47 की बातें करते रहते। तो मेन नई पीढ़ी का इंटरेस्ट इन चीजों से खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज गिर रहा है। अब जो भी वोट देने जा रहा है वो बायस्ड है, वो किसी पार्टी का से लगा हुआ है, उसको पार्टी निकाल रही है, वो पार्टी जा रही है, और जो बायस नहीं है वो नहीं। 20% स्विंग वोटर होता है, वो स्विंग वोटर को निकालने का काम जो होता है वो बायस्ड हो जाता है, और वही आज की तारीख में कमजोरी दिख रही है। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है धर्मेंद्र जी, इसका जल्दी और लद्दाख का मूल कारण ये है, लद्दाख में परसेंटेज बढ़ने का मूल कारण ये है कि वहां पर एक आंदोलन चल रहा है जी, और वो जनता अपनी एक था, क्योंकि उस आंदोलन को कहीं भी किसी ने भी तवज्जो नहीं की, जो कि एक्चुअली भारत में इसमें बहुत बड़ा चलन। ठीक है केसी पंडित जी, धर्मेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। लेकिन लद्दाख में नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर गई, उनको 6 अनुसूची में डालने की बात की थी। सोनम वांगचुक वहां पर प्रदर्शन कर रहे, लगातार धरने पर बैठे, आमरण अनशन पर है। जिस तरह से वहां डेमोग्राफी चाइना चेंज कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंख कान बंद करके बैठी है, उसका गुस्सा है। अब मैं आता हूँ मूल सवाल कि कहां से देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने बताया, हम लोग कई मंचों से कह चुके हैं कि किस तरह से मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कुछ एक व्यापारियों का, 1 दर्जन व्यापारियों का राइट ऑफ किया है। हम वो पैसा दिखा रहे हैं कुछ को। हम देखिए, हम जब अमीर गरीब की खाई की बात करते हैं तो जब तक नीचे स्तर, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार थी तो महिलाओं को समाजवादी पेंशन इसलिए दिया जाता था कि वो कम से कम अपनी दैनिक जरूरत की चीजें पूरी कर ले। गांव के विकास पर विशेष ध्यान इसलिए था कि गांव का विकास होगा, गांव में जब फ्लो जाएगा तभी इकोनॉमी बढ़ेगी। सेम उसी तरह है कि अगर हम इन व्यापारियों का राइट ऑफ न करके बड़े व्यापारी अपना व्यापार से कमाएं और लोगों को अपना रोजगार दें, अपना भी काम करें, व्यापार को बढ़ाएं। हम जो राइट ऑफ का पैसा है उसको सीधे गरीब महिलाओं जिनको 5 किलो राशन। धर्मेंद्र जी, क्या आपको लगता है ये आसान रास्ता होगा? क्योंकि जिस सरकार को हटाने में सबसे बड़ी वजह उसका भ्रष्टाचार बनी है, जिस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार की तमाम लिस्टें हैं, वो कह रही है कि भ्रष्टाचार में जो हुए नुकसान देश को हुआ है, जिन तमाम उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है उनसे पैसा लेकर हम जनता में बांटेंगे। मतलब ये तो वैसी बात हो गई जैसे केसी त्यागी जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा पंडित जी, लगातार लोक लुभावने वादे हैं, ये कितने पूरे होंगे ये देखना होगा। ठीक है, अनु पासवान जी आपके पास आते हुए, चूंकि समय की कमी है धर्मेंद्र जी, अनु पासवान जी के पास भी जाना है। देखिए, 3 सेकंड में लोग कह रहे थे, जब 20,000 रुपए हम लोग अपने बच्चियों को इंटर पास करने देने का वादा किए थे, लैपटॉप देने का वादा किए थे, तो लोग इसी तरह का प्रश्न उठाते थे। लेकिन हम लोगों ने बच्चों को धर्मेंद्र जी, मैं तो समाजवादी पार्टी पर विश्वास करती हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है और जो वादा कर रही है वो निभाएगी भी, लेकिन आपके साथ पर मुझे भरोसा नहीं है। और शायद उसी पर सवाल मैं करते हुए, दानू जी आपके पास आते हुए, चूंकि आप दोनों साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं,
लेकिन जब मैं बात उसी मुद्दे पर आ जाती हूं कि जहां बात बेरोजगारी, महंगाई और तमाम और मुद्दों की होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की भी बात आपकी पार्टी के लोग करते हैं कि तमाम भ्रष्टाचारियों को क्या क्या हुआ है वो सब बताते हैं, लेकिन जब बड़े मंच की बात आती है तो राहुल गांधी संविधान लेकर पहुंच जाते हैं, कहते हैं इसको बचा लीजिए, इसको बचाने के लिए बीजेपी को हटाना है। क्या जनता इस मुद्दे से सीधे तौर पर आज से आपसे जुड़ेगी, आपसे सरोकार रखेगी? पहली बात कि राहुल गांधी जी संविधान के साथ साथ हर जगह लगातार बेरोजगारी पे भी बात की, उन्होंने महंगाई पर भी बात की और सबको समझाया भी कि आपके बेरोजगारी का जो कारण है वो क्या है, भ्रष्टाचार की वजह से लगातार और सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो बीजेपी सरकार लगातार लोग सरकारी चीजों को निजीकरण कर रही है, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की नौकरियां खत्म करती चली जा रही है बीजेपी सरकार। ये लगातार माननीय राहुल गांधी जी ने अपने हर रैली में ये बात कही, चाहिए तो आप उनकी रैली में सारी बातों को उठा के शुरुआत इसी से हुई थी, शुरुआत के तमाम चुनाव प्रचार इसी से हुए थे, लेकिन चरण दर चरण ये चुनाव प्रचार का जो मुद्दा था वो भटक गया। आरक्षण और लोकतंत्र बचाव के मुद्दे पर कांग्रेस आ गई और उसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी भी आ गई है। मेरी बात एक मिनट हो जा रही है। आपने यही कहा ना कि राहुल गांधी जी बार बार क्यों कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण खतरे में, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि जब लगातार भाजपा सरकार हर पब्लिक सेक्टर को, सरकारी जगहों को जब निजीकरण कर देगी, आउटसोर्सिंग कर देगी, क्या आप कह सकती है कि यहाँ पर आरक्षण लागू होगा? क्या यहाँ पे वो आरक्षण की जो एक संविधान में जो एक भाग रखा गया, क्या वो यहाँ पे लागू कर सकते हैं? राहुल गांधी जी इसी की बात कर रहे हैं। जब सरकारी तंत्र बचेगा ही नहीं, कहीं आप एयरपोर्ट लगातार ये लोग प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, ये लगातार हर एक रेल को बेच रहे हैं, लाल किला तक को प्राइवेट हाथों में लोगों ने दे दिया, पब्लिक सेक्टर लगभग खत्म हो चुके हैं, विश्वविद्यालयों में रिक्त पद रखे हुए हैं मगर उनमें भर्तियां नहीं हो रही है, कई सारे जगहों पे रिक्त पद है मगर उनकी भर्तियां नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम ये बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण को खतरे में डाला जा रहा है और बीजेपी लगातार संविधान को खतरे में डाल रही है। और जो लोकतंत्र की हम बात करते हैं, जब आप संसद से सारे विपक्षी सांसदों को निकाल कर उसके बाद आप कुछ चीजों को आप संसद में पास करवा देते हैं, कुछ बिल को आप पास करवा देते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि लोकतंत्र का कितना बड़ा यहाँ पे पर अनुज जी, आपके पास तमाम मुद्दे होने के बावजूद आप उन लोगों ने भुना नहीं पाते हैं। बार बार तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात बोलते नजर आते हैं कि आपके पास तमाम मुद्दे हैं लेकिन आप उन्हें भुनाने में नाकामयाब साबित होते हैं। चलिए ठीक है, मुद्दे आज भी और मुद्दे आगे भी रहेंगे और इसी तरीके से, और ये लेकिन आप किस तरीके से उन्हें उठाते हैं ये मायने रखता है, किस तरीके से आप जनता से कनेक्ट कर पाते हैं मुद्दों को लेकर, और दिखता नहीं है कि जनता उन मुद्दों को लेकर आपसे कनेक्ट कर पाती है आज के समय में। जनता इसका फैसला देगी, चार्जूर को तय होगा। जो हमारा काम है लगातार जनता के बीच अपनी बात रखना, वो हम करते आ रहे हैं। चलिए ठीक है, लोकतंत्र है, जनता के ऊपर भरोसा है, वो ठीक है। केसी पंडित जी, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से हम अमेठी की बात करते हैं, अमेठी में ये कहा जा रहा है कि मुकाबला यहाँ पर स्मृति ईरानी बनाम प्रियंका गांधी वाड्रा का देखने को मिल रहा है, क्योंकि केएल शर्मा को लेकर सामने आया था कि केएल शर्मा को खुद रात को बताया गया था कि आप यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, लगातार परछाई बनकर यहाँ पर प्रचार करती नजर आ रही हैं, तो इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ का चुनाव जो है वो स्मृति ईरानी बनाम यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का देखने को मिल रहा है। हेलो केसी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ये प्रश्न मेरे से है? जी, आपसे है। जी देखिए, जो प्रियंका गांधी कांग्रेस की इस समय सबसे मुखर चेहरा है, वो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए केएल शर्मा, लेकिन आप ये देखिए जो अमेठी गांधी परिवार का गढ़ होता था उससे उन्होंने बैक किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पोजीशन पे है कि कहीं उनकी प्रतिष्ठा पे दाग ना लगे, तो उन्होंने केएल शर्मा कैंडिडेट उतारा। नहीं, अमेठी उन्होंने क्यों छोड़ा? तो एक डर है, एक भय है, टक्कर है, कौन जीतेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमेठी से जो हमेशा कांग्रेस गांधी परिवार के नाम पर रहा, उस परिवार से अपना कैंडिडेट ना खड़ा करके एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करना, स्मृति ईरानी के खिलाफ
इसका क्लियर संदेश ये जाता है कि एक भय की वजह से आपने बैठ। ठीक है, ठीक है केसी पंडित जी, ठीक, चूंकि समय की कमी है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ सकती, आपके पास समय की कमी है और समय इतनी ही इजाजत देता है। तो लगातार 5वें चरण की ये महा कवरेज नेटवर्क 10 पर जारी है। तमाम मेहमान भी जुड़े थे, अपनी अपनी राय रख रहे थे, लेकिन जनता किस पर विश्वास करती है इसका नतीजा तो 4 तारीख को आएगा। लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।